Generani students, we are doing a lecture series of class 10th agriculture, and this is the second part of this chapter. In the first lecture we studied that there are two broad classification of agriculture या farming के जो हमने types पढ़े थे वो दो categories में पढ़े थे. One is the subsistence and the other is the commercial farming. Now in this lecture we will study about the subsistence farming. So let's first understand what subsistence farming means. Basically, subsistence farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. It means that the primary objective of farmer is to fulfill the needs of the family itself. अपने परिवार के लिए ही, उसके भरण पोषण के लिए ही प्रोड्यूस किया जाता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है फार्मर का. Then second is the low level of technology and household labor are used to produce a small output. जहाँ पर बहुत कम टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है और कई बार तो टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं होता है एंड पूरी तरीके से मैनुअल लेबर पर ही ये एक्टिविटीज फार्मिंग की परफॉर्म की जाती हैं. So this is subsistence. Subsistence is means for survival, for survival of own family. Now, subsistence farming can be further classified into two types: intensive subsistence farming and primitive subsistence farming. So we will first study about primitive subsistence farming, which is also called slash and burn farming. So let's see some feature of this farming. Now first is the land is obtained by clearing forest. मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, जो लैंड होता है जिस पर की फार्मिंग करना होता है वो फॉरेस्ट में होता है और फॉरेस्ट को क्लियर करके, फॉरेस्ट को क्लियर कैसे किया जाता है, बाय स्लैशिंग एंड बर्निंग. तो जो वहां पर ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनको काट दिए जाते हैं और जो थोड़ा बहुत घास फूस बचती है उसको बर्न किया जाता है उसके बाद. तो स्लैश और बर्न करने के बाद फॉरेस्ट का एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड जो है वो क्लियर किया जाता है एंड देन उस पर फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है. ये फार्मिंग, एज द सेकेंड पॉइंट यू कैन सी, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस टिल फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज एग्जॉस्टेड. ये फार्मिंग तब तक करी जाती है जब तक कि लैंड फर्टाइल रहती है वहां की. आफ्टर अ फ्यू सीजन्स the land becomes the fertility of the land becomes deteriorated. It means the land becomes less fertile and its fertility is exhausted. तो उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, ये दूसरे पार्ट्स में फॉरेस्ट के शिफ्ट कर जाते हैं. तो इसको इसलिए हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं. अब एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई क्योंकि हम कह रहे हैं कि फॉरेस्ट में फार्मिंग कर रहे हैं और फिक्स्ड फार्मिंग नहीं करते हैं, यानी कि ये लोग शिफ्ट करते रहते हैं, तो ऐसी फार्मिंग कौन आज के समय पर करेगा? अगर आप सोचेंगे ध्यान से तो आप यही आंसर दे पाओगे कि ट्राइबल लोग ही ऐसा करेंगे, आदिवासी क्षेत्र के लोग ही ऐसा करते हैं. तो ये जो प्रैक्टिस है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग की, it is mainly performed by the tribal groups. एंड हमारी कंट्री में ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ रहते हैं ये हम सभी लोग जानते हैं. नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में द ट्राइबल ग्रुप्स लिव. और ये लोग वहां पर इस तरह की स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं. यहाँ पर ज्यादातर जो काम होता है वो महिलाएं ही करती हैं. मेनली women वर्क ऑन फील्ड्स because the men have other activities, other commercial activities to do, like they go for hunting, they go for gathering. And if these tribes also, there are some tribes which also rear animals for milk products. तो अगर वो मिल्क प्रोडक्ट्स को बेचने आसपास के गांव में जाते हैं तो ये सब काम तो मेन करते हैं. सो फील्ड पर जो काम होता है वो ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं, women's work on fields. देन क्रॉप्स कौन कौन से भाई ग्रो करेंगे? ऑब्वियसली फॉरेस्ट के अंदर वीट, राइस, इस सबको ग्रो करने के लिए ज़्यादा अच्छे आपको फैसिलिटीज चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन चाहिए, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है. तो इनके ज़्यादातर जो क्रॉप्स होते हैं वो रूट क्रॉप्स होते हैं. याम होता है, याम जो आप कंदमूल जिसको जानते हो, कंदमूल फल होता है. रूट क्रॉप्स जैसे शकरकंद वगैरह होते हैं, ये स्वीट पोटैटोज. तो इस तरह की क्रॉप्स ये आसानी से ग्रो कर पाते हैं फॉरेस्ट के अंदर. देन जैसा कि हमने देखा कि ये जो प्रैक्टिस है वो ट्राइबल लोगों के थ्रू की जाती है और ये फॉरेस्ट के अंदर परफॉर्म की जाती है.
तो इसमें कुछ एक चीज़ें और जो हमें समझनी पड़ेंगी वो ये कि ये यहाँ पर टूल्स कौन से यूज़ करेंगे। हमने कहा कि मशीन्स यूज़ नहीं कर सकते। भाई ट्राइबल लोगों के पास कहाँ से मशीन होगी, जो जंगलों में रहते हैं उनके पास कहाँ मशीन्स यूज़ होंगी कि कोई ट्रैक्टर ले ले या कोई थ्रेशर ले ले, हार्वेस्टर ले ले, ऐसा थोड़ी होता होगा। सो दे यूज प्रिमिटिव टूल्स, इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव टूल्स। जो पुराने समय के टूल्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख रहे हो डिगिंग स्टिक्स हैं, हो है, डाव है, और कुल्हाड़ी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो एक्स, वो है। तो इस तरह की टूल्स का यूज करते हैं ये लोग फॉर स्लैशिंग, बर्निंग, डिगिंग ऑफ फील्ड, एग्रीकल्चर के और अदर एक्टिविटीज को करने के लिए दे यूज दीज टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। इनको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव टूल्स। देन ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा जंगल क्लियर कर देंगे। दे प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड, और फिर जब वहाँ की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है देन दे शिफ्ट ऑन द अदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। इसमें फैमिली और कम्युनिटी लेबर ही होगा। जैसे कहा प्राइमरली तो महिलाएं काम करती हैं, उसके अलावा जो आसपास की कम्युनिटी के सारे लोग होते हैं वो मिल करके एग्रीकल्चर करते हैं, बिकॉज द ट्राइबल ग्रुप इज अ फैमिली बेसिकली। ओरिजिनली दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, तो वो पूरा फैमिली कहने का मतलब पूरा कम्युनिटी साथ में मिलकर काम करता है। यूजर्स प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि आपको पीछे दिखाया है। प्रिडोमिनेंस ऑफ मैनुअल लेबर, मशीन यूज नहीं होती बता चुके हैं, मैनुअल लेबर यूज होता है। और इरिगेशन के अदर अलग से जो अदर रिसोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज आप कह सकते हो, या जो नेचुरल नहीं होते हैं, जैसे कि ट्यूबवेल्स वगैरह हो गए, वेल्स जो ड्रॉ करते हैं, कैनाल वगैरह नहीं होते हैं। तो रेनफॉल पर ही डिपेंड करता है इरिगेशन पूरी तरीके से। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है एज वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर स्लाइड्स। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये कुछ फीचर्स और कुछ इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क ड्यूरिंग द लाइव सेशंस। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय नारायण। Since the time of our ancestors, we have been planting crops, hunting, and doing gathering. We have always relied on the forest for everything, and have always protected it and nurtured it in return. When we do subsistence farming, we shift fields periodically. Let me tell you how we farm our crops. First, using our ancestral knowledge, we look at the surrounding trees and plants to tell us that the soil is fertile and ready for growing our crop. Then, we perform rituals to see if powerful spirits live in the area. If they do, then we farm somewhere else. We don't want to upset the spirits. Once we've chosen a small plot, we'll clear it all together with machetes. In March, we burn the dead plants. The nutrients in the ashes make the soil naturally fertile and help the harvest to be good. After the harvest, we leave the area for several years so the soil regenerates. The fields attract all kinds of birds and animals who benefit from the clearing. The forest that grows back will be as strong and healthy and will protect the land from erosion. Look at the forest around us. To you it looks like a wilderness, lush, green, and untouched. But this is our home. And it's like this because we've cared for it and managed it since the beginning of time.